आज हमारा देश जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोराहे पे खड़ा हुआ है और वो दोराहा ऐसा है जिस पे अगर हम सही रास्ते पे नहीं चले तो शायद हम लोग बाबा साहब के इस देश को और उनके संविधान को नहीं बचा पाएंगे। इस विषय में एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये, और इन दोनों को एक साथ करके ही देखा जाना चाहिए, इनको अलग अलग करके नहीं देखा जाना सकता। अगर हम एक साथ करके नहीं देखेंगे तो हम इस देश को तोड़ने की और मनुवाद को और मनुस्मृति को दोबारा लागू करने की जो इनकी साजिश है उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं आपको कानून की नज़र से इसकी ये साजिश बताना चाहता हूँ कि ये साजिश जो दिखाने के लिए ऐसा लग रहा है कि ये मुस्लिम जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो आ गए हैं कहीं से, उनको निकालने के लिए और उनके खिलाफ पब्लिक सेंटिमेंट भड़काने के लिए और उससे राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ये कार्रवाई सरकार ने की है। मगर ऐसा एक तरह से ठीक है, लेकिन इसकी बड़ी वजह क्या है, मैं वही कानून की नज़र से आप सब लोगों को और आपके माध्यम से पूरे देश को, आज चंद्रशेखर आज़ाद साहब हमारे साथ हैं जो बाबा साहब के इस मिशन को, संविधान के और बाबा साहब के देश को बाबा साहब का देश रखने के लिए जो सबसे बड़ी मिशन चला रहे हैं, वो भी आज हम दोनों साथ हैं। और ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले कि चंद्रशेखर जी आपके सामने अपनी बात रखें। दोस्तों, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कैसे होगा, इसकी क्या कानूनी बुनियाद है, वो समझने का विषय है। हमें ये समझना चाहिए कि CAA जो है ये बताता है कि अगर कुछ लोगों ने अपराध किया है, अगर कोई हमारे देश में देश के नागरिक ना होते हुए भी गैर कानूनी तौर से घुस आए हैं लोग, तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। वो एक तरह से एक अपराध करते हैं हमारे देश में। मगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, वो ये कहता है कि मुसलमानों के अलावा जो भी दूसरे लोग होंगे उनका जुर्म ये जुर्म नहीं माना जाएगा। चलिए, यहाँ तक भी बात समझ में आई, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? क्या कोई आइडेंटिफाई करने का तरीका है? कोई तरीका नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने का कि कौन शहरी है कौन नहीं है शहरी। क्या हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, या हमारे बहुत ही अपने आप को मजबूत कहने वाले कमज़ोर होम मिनिस्टर ने कभी बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से तो खैर हमारे रिश्ते ही नहीं हैं, बांग्लादेश जिससे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अफगानिस्तान जिससे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उनसे कभी ये पूछा है कि आपके देशों में से कितने लोग आपके नागरिक गायब हैं, ताकि वो अगर हमारे देश में पाए जाएंगे तो हम ये पता कर सकें कि कौन कौन अफगानिस्तान और कम से कम बांग्लादेश से आए हुए लोग यहाँ पर हैं, जिसको हम इलीगल इमिग्रेंट्स, जो अमित शाह ने एक बार दिल्ली में कहा था कि 100 करोड़ देश में हमारे विदेशी नागरिक हैं। इतनी हास्यास्पद बातें करते हैं, घुसपैठिए हैं, और उनको कॉकरोच बोला था उन्होंने। तो 100 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन ही शायद 135 करोड़ है और वो 100 करोड़ घुसपैठिए बताते हैं। तो आज तक बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हमने इस बात में पूछा ही नहीं है, तो इतना बड़ा झूठ ये फैला रहे हैं। खैर, ये भी एक अलग बात है। लेकिन एनआरसी की एक्सरसाइज शुरू कैसे होगी? एक एक घर में जाके ये चेक किया जाएगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, आपका राशन कार्ड, आपका वोटर लिस्ट, आपका पासपोर्ट, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम की स्पेलिंग क्या है। अगर आपके पिताजी के नाम की स्पेलिंग, आपके नाम की स्पेलिंग आपस में मैच नहीं करती, आपकी जो लिस्ट है वोटर लिस्ट से आपके जो असली डॉक्यूमेंट है उससे मैच नहीं करती, या एक और रजिस्टर होता है जिसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, जिसको सेंसस के दौरान बनाया जाता है। जब सेंसस होती है 2011 में, अब 2021 में जो सेंसस हो रही है उसके लिए बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से और आपके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो असम में जैसा हमने देखा, आप तुरंत भारत के नागरिक नहीं रहे और आप एक ऐसी कैटेगरी में आ जाओगे कि आप घुसपैठिए बन जाओगे। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप साबित करें कि आप नागरिक हैं या नहीं। ये है कानून। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देश के 99% लोग डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, जिसमें सारी गलती सरकारी अफसरों की होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स में नाम ठीक से नहीं भरते। तो 99% लोग सरकार के रहमो करम पे आ जाएंगे, इस मनुवादी सरकार के। वो किसी को चाहें, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस कानून के तहत सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, ये ताकत है कि वो किसी को भी इसमें वैसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है,
आप तुरंत देश के नागरिक नहीं रहे, घुसपैठिए हो गए। जैसे ही आप देश के नागरिक नहीं रहे, घुसपैठिए हो गए, आपके सारे राइट्स। और हमारा कंसर्न ये है, सबसे बड़ा, मुसलमानों से भी बड़ा कंसर्न हमारा ये है, मैं ये साफ तौर पे बात कह रहा हूं कि हमारे पास जो हमारे SC ST और दूसरे OBC भाई हैं, दूसरे माइनॉरिटीज के भाई हैं, खास तौर पे SC और ST के भाई, उनके पास जो रिजर्वेशन होने की वजह से जो कानूनी ताकत है वो छीन जाएगी उनसे। उनके पास जो SC ST एक्ट के प्रावधान हैं वो रातों रात छीन जाएंगे उनसे। उनके पास वोट देने का राइट वो छीन जाएगा रातों रात। वो क्योंकि जब आप कम से कम ये जिस दिन से आपको इस एक्सरसाइज के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, जो नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप हासिल करने का जो तरीका बचेगा इन सभी लोगों के पास, एक ही तरीका है। उसके बाद आप सिटीजन कैसे बनेंगे, अप्लाई करेंगे। यदि आप नॉन मुस्लिम है तो सरकार आपको दे देगी सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से, यानी कि आपको एप्लीकेशन देने पे सिटीजनशिप देगी। लेकिन इस दौरान आप क्योंकि सिटीजन नहीं है, आपके ये सभी हक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट भाइयों के छीन लिए जाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। उनके फॉरेस्ट के राइट सब कुछ छीन जाएगा। ये है बड़ी साजिश जिसको हमें समझना चाहिए, जिसके लिए हम सबसे बड़े ज्यादा कंसर्न है। और जब तक हम ये स्पेलिंग मिस्टेक्स और दूसरी चीजों को ठीक करेंगे, तब तक इनके कई इलेक्शन निकल जाएंगे जिसमें ये वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ कर लेंगे। असम में इन्होंने यही किया है। जो लोग असम से वाकिफ हैं वो इस बात को जानेंगे। तो ये मनुवादी सरकार, RSS की सरकार इस बात को जान चुकी है कि SC ST और OBC उनको अब किसी भी हालत में वैसे तो वोट देने नहीं वाले, तो उनको दबाव बनाकर उनके जो हक हैं वो छीन कर और उनके प्रॉपर्टी के राइट्स, आप सोचिए जो आपके पास पासपोर्ट है वही छीन जाएगा, जो आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वही, आपके पास ताकत ही नहीं है प्रॉपर्टी रखने की क्योंकि आप देश के नागरिक नहीं हैं। ये इतनी बड़ी साजिश हो रही है। अब जब ये प्रोसेस शुरू होगा, या तो एक रिश्वत का बड़ा बाजार गर्म होगा जैसा असम में हुआ। असम में हर सरकारी अफसर ने जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व था, नाम की स्पेलिंग तो सब में होती है, ठीक करने की रिश्वतें ली बड़े बड़े अफसरों ने। और आसाम में एक बात और महत्वपूर्ण जो मैं बताना चाहता हूं, आसाम में 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ है पिछले 10-15 साल में, सिर्फ पिछले 10-15 साल में। आज हमारा देश किस इकोनॉमिक डिफिकल्टी से गुजर रहा है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, और देखे तो हर तरीके से देश में लूट मची हुई है और फाइनेंशियल हालत हमारे बहुत कम है। GDP 1.5 असलियत जो है उसके हिसाब से बढ़ रही है। तो 1.5 GDP जब बढ़ रही है, उस ऐसे दौर में ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ रही थी कि इनको NRC और CAA की एक्सरसाइज करनी है। उस तरफ से, अपनी नाकामियों की तरफ से, अपनी चोरी की तरफ से ध्यान बटाने के लिए, और इसमें कितने लाखों करोड़ खर्च होंगे ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके पैसे जो सब ये चुरा लेंगे, ये सरकार चुरा लेगी। अडानी और अंबानी अब जब आपकी प्रॉपर्टीज छीन जाएंगी तो उनको कितना बेनिफिट होगा, जो आदमी डिफिकल्टी में उनकी प्रॉपर्टीज खरीद के, इसमें पता नहीं कितनी साजिशें होंगी, उस पर तो पूरा दिन निकल जाएगा अगर मैं बोलूं। लेकिन मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूं कि यह मुख्य रूप से हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट भाई और मूल निवासी भाई जो हैं, ये उनके खिलाफ साजिश है जो नजर नहीं आ रही। मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ये साजिश है या नहीं है वो एक अलग बात है, पर इसको हमें सही चश्मे से देखना चाहिए, इनकी सही साजिश समझनी।